न्यूक्लियर फिजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी न्यूक्लियस का जो टूटना होता है ना, किसी पार्टिकल से टकरा के न्यूक्लियस का टूटना, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। उसमें क्या होगा? एक हेवी न्यूक्लियस टूटेगा। जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल है यूरेनियम का। यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन आके टकरा रहा है और जैसे ये टक्कर मारेगा तो देखो इसके दो टुकड़े हो गए। ये जो दोनों टुकड़े हैं, है ना, ये एक तो है बेरियम और एक है क्रिप्टॉन, और साथ में क्या निकल रहे हैं? 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम ही क्या है? न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब टूटना। मेन जो मतलब है न्यूक्लियर फिजन का वो यही है, हेवी न्यूक्लियस का किसी पार्टिकल से टकरा के टूटना। ठीक है। इसका उल्टा प्रोसेस क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होगा? 2 हल्के न्यूक्लियस ऐड होके एक हेवी न्यूक्लियस बनाएंगे। इसमें एक हेवी न्यूक्लियस टूट के 2 लाइट न्यूक्लियस बना रहा है। ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है। आगे है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? चेन रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जो कंटिन्यूअसली अपने आप ही कंटिन्यू होती जा रही है। उसको एक बार स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद में वो अपने आप ही होती रहती है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग करी आपने इस यूरेनियम के ऊपर, इससे ये पहले तो यूरेनियम 236 बना, फिर टूट गया। टूटने के बाद में कुछ एनर्जी निकलेगी यहाँ पे, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया? बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो 3 नए न्यूट्रॉन बने, ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके क्या कर सकते हैं? 3 यूरेनियम न्यूक्लियसिस के साथ में जाके टकरा सकते हैं। भाई ये 3 न्यूट्रॉन जो बने ना, ये वापस ही यही काम कर सकते हैं जो अभी इस न्यूट्रॉन ने किया था। मान लो कि मेरे पास में बहुत सारा यूरेनियम है और मैं एक न्यूट्रॉन की उससे टक्कर करवाता हूँ, तो बस एक बार एक टक्कर करवानी है, बाकी तो ये अपने आप संभाल लेगा बाद में, है ना। यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन आके टकराएगा, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो वापस टकराएंगे किसी यूरेनियम से, तो वापस से 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे। अभी इसको तो दिखाया ही नहीं है। इन 2 से देखो 3 और 3 6 बन गए। इससे भी अगर ये टकराएगा तो 3 और बनेंगे, तो कितने हुए टोटल? 9। अब 9 जो न्यूट्रॉन है वो वापस से 9 यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। तो ऐसे रिएक्शन अपने आप ही होती रहेगी, कंटिन्यू चालू रहेगी। अब ये तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या रख दिया हमने? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या बोला इसको? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, क्योंकि अपने आप होती जा रही है। ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल मैनर में करवानी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा? एकदम से एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से टूटते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है, आपने एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना होगा, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो ये कंट्रोल मैनर में करवानी पड़ती है रिएक्शन। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना वर्ल्ड के अंदर, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें सब में यही प्रोसेस होती है, लेकिन इसको कंट्रोल तरीके से करवाया जाता है। कंट्रोल तरीका मतलब जैसे इससे जो 3 न्यूट्रॉन निकले ना, उसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, दो को बीच में एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एक ही बना। फिर एक ही वापस टकराएगा तो वापस 3 बनेंगे, उनमें वापस 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर वापस 3 बनेंगे, वापस 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 2 को हमेशा रिएक्शन से हटाते रहेंगे, एक बचेगा और वो कंटिन्यूअसली रिएक्शन को जारी रखेगा। तो ये चीज समझ में आई क्या? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जो कंटिन्यूअसली अपने आप ही होती जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, इसको अगर जारी रखना है आपको, तो इसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी? मतलब कब ये रिएक्शन बंद हो जाएगी और कब ये चालू रहेगी। देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे रिएक्शन बंद हो सकते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। पहला जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं 3, अगर इनका लीकेज हो गया सिस्टम से बाहर चले गए अपने आप ही। मान लो यहाँ पे यूरेनियम रखा है, एक न्यूट्रॉन आके टकराया और टकराने से जो 3 नए न्यूट्रॉन बने वो किसी यूरेनियम से टकराने के बजाय इधर उधर कहीं भाग गए, तो लीकेज हो गया न्यूट्रॉन्स का। हम ये बोलेंगे कि जो सिस्टम है अपना, वहां से न्यूट्रॉन बाहर निकल गए, तो ये क्या है? ये है लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर लीकेज हो गया तो क्या रिएक्शन आगे कंटिन्यू जारी रहेगी? क्या नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आगे न्यूट्रॉन मिल ही नहीं रहे। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है? लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि चेन रिएक्शन को बंद करवा सकता है। दूसरा, अगर जिस जगह पे ये रिएक्शन हो रही है वहां पे अगर कुछ इम्प्योरिटी एटम है, कुछ आयरन के पार्टिकल्स है, कुछ और एलिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं, या मतलब एटम्स हैं, तो उससे क्या होगा? आपको पता है नेचर का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन? आयरन। उससे अगर यूरेनियम जाके टकराएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो टूटता ही नहीं है ऐसे आसानी से। तो इसका मतलब ये है कि गलती से यूरेनियम से टकराने के बजाय अगर ये 3 न्यूट्रॉन जाके किसी आयरन के एटम से या कोई इम्प्योरिटी एटम उससे टकरा गए, तो क्या होगा? तो वो वेस्टेज चले गए, अपनी एनर्जी उन्होंने खराब भी कर दी, क्योंकि उसे टकराया तो एनर्जी का लॉस हो गया उनकी।
अब वो अगर जाके किसी यूरेनियम से भी टकराएंगे तो उसको तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी का लॉस हो चुका है। अब वो स्लो हो गए थोड़े से, और इतने स्लो हो गए कि अब किसी यूरेनियम से भी टकराएंगे तो उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, प्योर यूरेनियम होना चाहिए ताकि रिएक्शन चालू रहे। अच्छा, यूरेनियम की भी कई आइसोटोप होते हैं, जैसे यूरेनियम 238 भी होता है एक। जो यूरेनियम 238 है वो आसानी से टूटता नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है यूरेनियम 235 की कंपैरिजन में। तो अगर वो भी प्रेजेंट हुआ ना इसमें, यूरेनियम 235 की जगह यूरेनियम 238 के एटम्स हुए या न्यूक्लियस हुए, तो भी रिएक्शन बंद हो सकती है, क्योंकि ऐसा न्यूक्लियस जो टूटेगा नहीं वो न्यूट्रॉन को खराब ही कर देगा, मतलब उनकी एनर्जी खा जाएगा और टूटेगा भी नहीं, तो वो रिएक्शन बंद हो जाएगी अपनी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक तो अदर एटम्स नहीं होने चाहिए, अदर न्यूक्लियसेस नहीं होने चाहिए, और यूरेनियम भी यूरेनियम 235 ही होना चाहिए, उसका कोई दूसरा आइसोटोप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें अगला जो फैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन फैक्टर, इसको मैं के सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब है कि जब कोई भी न्यूक्लियस टूट रहा है सपोज करो, और उसके ऊपर आके कोई भी न्यूट्रॉन टकरा रहा है, तो उससे कितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं, कितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब 3 निकल रहे हैं ना भाई। ये न्यूट्रॉन आके टकराया है तो इससे कितने निकले? 3 निकले। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर हो गया 3/1। अगर मान लो 2 ही निकलते तो 2/1, 5 निकलते तो 5/1, ऐसे। इसको, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन फैक्टर। ये 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर है, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन टकराया, एक मिल गया, है ना। तो जो रिप्रोडक्शन फैक्टर वो क्या हो गया? 1। ज्यादा निकल रहे हैं तब भी गड़बड़ है, एक्सप्लोजन हो जाएगा, एकदम से रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 होना चाहिए कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर 1 से कम हो गया तो 1 से कम कैसे होगा? इसमें कोई इम्प्योरिटी है, वो क्या कर रही है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रही है। मान लो 3 न्यूट्रॉन थे, वो 3 यूरेनियम से टकराए, तो उससे कितने बनने चाहिए थे? 3 3 3 9 बनने चाहिए थे। 3 न्यूट्रॉन जाके और 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराए, तो 3 3 मिलने चाहिए थे ना। कितने मिलने चाहिए? 9 मिलने चाहिए टोटल। मान लो मिले 2, बाकी जो 7 है उनको कोई इम्प्योरिटी वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 3 आए थे, 2 ही निकले बाहर। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या हो गया? 2/3। 1 से कम हो गया ना। अगली बार क्या होगा? वो 2 न्यूट्रॉन जब टकराएंगे ना किसी यूरेनियम से, तो उससे जो नए न्यूट्रॉन बनेंगे उनको भी वो इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो अब हो सकता है 1 ही बचे, फिर हो सकता है 0। तो इस तरीके से वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या 1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी रिएक्शन चालू रहेगी। अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब धीरे धीरे रिएक्शन बंद हो जाएगी। और लास्ट है इसके अंदर कि जिसको तोड़ना है उसका साइज एक क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल साइज किसको बोलते हैं? कि एक मिनिमम साइज से बड़ा होना चाहिए। मान लो न्यूट्रॉन जाके टकरा रहा है किसी यूरेनियम से। अब यूरेनियम सपोज करो कि इस न्यूट्रॉन से भी छोटा होता। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये ढूंढ रहा उसको कि मैं टकरा के तोड़ूं उसको, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा उसको। भाई न्यूट्रॉन की बॉम्बरिंग करवाई आपने यूरेनियम के ऊपर, लेकिन यूरेनियम इतना छोटा है कि वो न्यूट्रॉन से भी छोटा होने की वजह से कभी इधर से निकल गया न्यूट्रॉन, कभी इधर से निकल गया, उससे कोलिजन हो ही नहीं पाई। एक बड़ा सा है न्यूक्लियस, है ना, यूरेनियम जैसे यहाँ दिखा रखा है, और अगर ये बड़ा है तो ये आराम से इसको ढूंढ लेगा, कहीं से भी टकरा गया तो उसको तोड़ डालेगा। तो यहाँ पे इजी हो गया ना न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना। तो ये जो टारगेट न्यूक्लियस है, ये टारगेट न्यूक्लियस है जिसको तोड़ना है, उसका साइज क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा होगा तो क्या होगा? न्यूट्रॉन वेस्ट चले जाएंगे, मतलब इधर उधर निकल जाएंगे और वो मिलेगा ही नहीं उसको, है ना। तो साइज प्रॉपर होना चाहिए, ये भी देखा जाता है इसमें। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए चेन रिएक्शन को करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहे।